नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। में हूं आपके साथ शमशेर सिंह। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा रही। इस भीड़ के दौरान लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाएंगे, क्या कुछ लोगों ने कहा वो भी आपको दिखाएंगे। वही कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी। सुबह करीब 6:30 बजे बारिश के बीच गाड़ी अचानक पलट गई और इस हादसे में विकास दुबे और कई सिपाहियों को चोटें आई। इसके बावजूद विकास की नजरें पुलिस के चंगुल से बचकर भागने पर थी। उसने मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और इसी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने विकास से हथियार रखकर सरेंडर करने को कहा। वो नहीं माना तो क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे ढेर कर दिया गया। वो मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के शव को कानपुर के हैलट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास के कंधे और कमर में 4 गोलियां लगी हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में जानकारी ली। वह इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों पर आप जरा गौर कीजिए। वो तस्वीरें 3 तस्वीरें हैं जो पूरे घटनाक्रम को दर्शाती हैं। ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर उज्जैन से कानपुर रवाना, दूसरा कार का एक्सीडेंट, तीसरा मारा गया विकास दुबे। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये उज्जैन से कानपुर जब रवाना हुए पुलिस के साथ, दूसरी तस्वीर में कार का एक्सीडेंट हुआ है और तीसरी तस्वीर में जब विकास दुबे मारा गया, उसको अस्पताल ले जाया गया घायल अवस्था में, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। वह विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान अस्पताल के बाहर जो भारी भीड़ जमा हो गई थी, उस तस्वीरों को, जायजे को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिला हॉस्पिटल में, जहां पर आप सब तो देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है। यहां पर विकास दुबे मुठभेड़ के बाद लाया गया था, जहां उसकी डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी है। आप सब तो देख सकते हैं कि इसी हॉस्पिटल में विकास दुबे का शव रखा हुआ है और जो यहां से अभी पोस्टमार्टम हाउस के लिए जाएगा, वही विकास दुबे जो गैंगस्टर से लेकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद फरार चल रहा था और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया था। उसके बाद कानपुर की जो एसटीएफ टीम है वो कानपुर देर रात को उज्जैन पहुंच गई थी। उज्जैन से वहां से उसको लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे जो एसटीएफ के कर्मचारी हैं, उनकी पिस्टल लेकर भागने का प्रयास किया, जिसमें मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के 4 गोली लगी और उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा गया और जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप तो देख सकते हैं कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आ गई है। इसी गाड़ी से विकास दुबे का शव यहां से लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, लेकिन उसके परिवार से लेकर अगर सगे संबंधियों की बात की जाए, फिलहाल अभी कोई भी यहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। उसके बाद जो कानपुर के आला अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से जानकारी देंगे कि जो विकास दुबे का शव है, पुलिस को उसके परिजनों को सौंपा जाएगा कि नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन लगातार जो इनकाउंटर पे है, कहीं न कहीं जो सियासत है गर्म होती चली जा रही है, क्योंकि पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक दल अपनी सियासत कर रहे हैं कि विकास दुबे ने आखिर सिलेंडर किया है या उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनकाउंटर के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक सियासत और तेज हो गई, क्योंकि जिस तरह से जो उसके संबंध थे किन आला अधिकारियों से लेकर या किन सफेद पोस्ट से, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। कानपुर से कैमरा पर्सन शुभम शुक्ला के साथ कमलेश कुमार, खबर फास्ट। तो सुना आपने पूरी जानकारी, हमारे संवाददाता कमलेश कुमार दे रहे थे। अब आपको ये बताते हैं विकास दुबे एनकाउंटर पर जय नारायण एडीजी ने क्या कहा है। यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें खाजा उठा करके जाते हैं, उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा। इसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको जो है कोई जवान भी घायल हुए हैं क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ व्यवस्था देखने गए हुए हैं।
तो तमाम घटनाक्रम अब तक जो घटित हुआ उसका ताजा अपडेट खबर फास्ट ने आप तक पहुंचाया, और अब फिलहाल क्या स्थिति है उसको लेकर भी आप तक अपडेट हम देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ सवाल खड़े हुए, वो सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, विकास दुबे को भागना था तो गिरफ्तारी क्यों दी? बड़ा सवाल। कड़ी सुरक्षा के बीच विकास गोली चलाता हुआ कैसे भागा? कुख्यात अपराधी को हाथ खोलकर क्यों बैठाया गया था? भौती में प्रभात मिश्रा, भौती में विकास का एनकाउंटर क्या सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? एसटीएफ के कमांडो विकास दुबे को क्यों नहीं संभाल पाए? पुलिस के पास क्या एनकाउंटर का विकल्प ही है? सिर्फ एक विकल्प, एनकाउंटर। हम सिस्टम को पारदर्शी कब बनाएंगे? राजनीति में अपराधीकरण का खात्मा कब होगा? तो आज हम लगातार बात कर रहे हैं ऐसे प्रकरण को लेकर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता दो महत्वपूर्ण जगहों से जुड़ गए हैं। विशाल मिश्रा उस जगह पर हमारे साथ उस जगह पर खड़े हुए जहां पर यह पूरा एनकाउंटर का पूरा प्रकरण हुआ, और कमलेश कुमार अस्पताल के बाहर खड़े हैं जहां पर इस वक्त विकास दुबे की डेड बॉडी है। पहले मैं विशाल के पास जाना चाहूंगा। विशाल, इस वक्त यहां पर क्या स्थिति है? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यहां पर पुलिस का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, कोई सुरक्षाकर्मी यहां पर नहीं है, सब लोग यहां से जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की भीड़ वहां पर जरूर जुटी हुई थी। इसको लेकर क्या आपके पास अपडेट है? और यह भी चाहेंगे कि अगर कोई वहां पर लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाह रहे हो, उनसे बात कीजिएगा। संक्षिप्त जी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से घटना जो है वो 6:30 बजे की है। पुलिस मुठभेड़ हुई, पुलिस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे की मौत होने की पुष्टि हुई, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात से अभी पुष्टि नहीं दे रहा है। वो उनका सीधा तौर पर कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बातें हैं ये सब कुछ सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि विकास दुबे कल चिल्ला चिल्ला के महाकाल मंदिर में उज्जैन में जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। घटना की सारी जानकारी जो है वहां के एसपी ने यहाँ के एसएसपी को दी, लेकिन पूर्ण रूप से जैसे कल जो घटना हुई प्रभात मिश्रा की यहाँ पनकी में गाड़ी पंचर होने के बाद उसका यहाँ पे मुठभेड़ के दौरान उसकी जान चली जाती है। 16 वर्षीय युवक था प्रभात मिश्रा, और आज अचानक वही गाड़ी क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे सवार थे? जी, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको लेकर कहने के विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश कुमार, अस्पताल में बाहर आप खड़े हैं, क्या इस वक्त ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? और एक और सवाल ये कि क्या विकास की डेड बॉडी को लेकर अपडेट हमें मिल पा रहा है, और उनके परिजनों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुछ इसको लेकर ताजा अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचाएं। रखी गई है, लेकिन यहाँ पर कानपुर के एडीजी और जिला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर कहीं न कहीं रख रहे हैं, कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर बात की जाए विकास दुबे की बीवी की, तो उसको एसटीएफ ने पूछताछ के लिए अपने पास रखा हुआ है। फिलहाल अभी उसके परिवार से लेकर सगे संबंधियों में कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। विकास दुबे की जो कोरोना की रिपोर्ट गई थी, उसकी जांच आने के बाद उसको तुरंत पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाएगा, और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में भेजने के बाद फिर उसके बाद जो कानपुर के एडीजी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद अपडेट किया जाएगा। कमलेश, एक और बड़ा सवाल इसमें खड़ा हो गया कि कोरोना जांच होगी, और अगर उनके बॉडी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि डेड बॉडी परिवार वालों को नहीं सौंपी जाएगी। जी, आपका कहना बिल्कुल सच है। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले अमर दुबे का मुठभेड़ में मौत हुई थी और वो कोरोना पॉजिटिव आया, अगर विकास दुबे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो जो नियम पहले से फॉलो किए गए थे उसके तहत पुलिस जो ताबूत में रखकर उसको अंतिम संस्कार करेगी, लेकिन परिवार को डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। फिलहाल अभी तक की जो उसके परिवार से लेकर सके संबंधियों को लेकर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुंचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखें। आपके पास फिर लौटेंगे। विशाल मिश्रा में घटनास्थल से जानकारी दे रहे थे, कमलेश कुमार हमें अस्पताल से जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब इसमें एक बात और सामने आ रही है, अगर जांच जो हुई है कोरोना की, उसके बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव उनकी बॉडी पाई जाती है तो उनके शरीर को, परिजनों को, डेड बॉडी को परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते यह एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। लगातार हम आज बात कर रहे हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं एनकाउंटर के बाद, उन सवालों को लेकर सत्ता पक्ष क्या कहता है,
और विपक्ष की तरफ से किस तरह से निशाना सत्ता पक्ष पर साधा जा रहा है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। शिवांग रस्तोगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शिवांग जी, स्वागत है आपका। कपीश श्रीवास्तव हैं जो कि सपा के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आपका भी स्वागत है। कपीश जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, सपा, बसपा, कांग्रेस सब इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग कर रही है, स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है? कपीश, चले कपीश जी संपर्क टूट गया हमारे साथ। शिवांग रस्तोगी, तमाम विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर और यह कह रहा है कि अगर एनकाउंटर नहीं होता, मारा नहीं जाता, तो बहुत से ऐसे लोगों के जो राज थे वो सामने आ सकते थे जो विकास दुबे के साथ जुड़े हुए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से जो विलाप चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, ये विलाप आधारहीन है। देखिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो एक खूंखार अपराधी था जिसका पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे कानपुर के क्षेत्र में जिसका जो है एक प्रकार का दबदबा था कि वहां पर पुलिस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश की सरकार और उसकी नीति और पुलिस की जो शौर्यता देखनी चाहिए कि उन्होंने वहां पर जाकर उसकी फाइलें खोली और वहां पर जाके जब इस प्रकार का उसको पकड़ने का काम किया तब उसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं और मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि जिसने इस खूंखार अपराधी को पकड़कर प्रदेश की पुलिस को सौंपा और आज जब वो भागने में असफल हुआ तब उसको पुलिस ने मार गिराने का काम किया। यानी जो समाजवादी, हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस खूंखार अपराधी को संरक्षण देने का काम किया। हमेशा से समाजवादी पार्टी का इतिहास ही रहा है कि ऐसे अपराधियों को अपनी गोद में बिठाकर पूरे प्रदेश में खेल खेलने का काम करती है। लेकिन वो तो ये भी कह रही है कि जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। तो अगर समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन होता तो सारी बातें सामने आ जाती। बीजेपी की सरकार है, सब कुछ उगलवा लेता, प्रशासन, पुलिस, सारा कुछ उसके पास है। और कुछ उगला क्या? देखिए, वो जांच है, जांच होगी। कुछ बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे, ज्यादातर का एनकाउंटर हो चुका है। तो अब किससे क्या पूछा जाएगा? कैसे पता चलेगा इसमें सपा के नेता के साथ कनेक्शन था, बीएसपी के साथ था, बीजेपी के साथ था, कांग्रेस के साथ था? कैसे पता चलेगा? देखिए, जब वो उसके ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ, जब उसने पुलिस पर हमला हुआ, पूरा जो है उजागर हुआ, इस प्रकार के बाद जब वो समाजवादी पार्टी के उसमें तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य का जो है वो सदस्य रहा अपने गांव प्रधान का, समाजवादी पार्टी से उसका लिंक रहा। ये स्पष्ट है बिल्कुल समाजवादी पार्टी का उसको पूरा संरक्षण प्राप्त था, इसको नकार नहीं सकती है। आज केवल न्यायिक जांच का जो ड्रामा वो कर रही है, ये केवल ये दिखाने के लिए कर रही है कि प्रदेश में जातिवाद के नाम पर लोगों को भड़काया जाए और एक खूंखार अपराधी उसके परिवार को बचाने का काम किया जाए। कपीश श्रीवास्तव, क्या सुन रहे हैं आप? कि उल्टा चोर तेंधी में गाय, जो ये भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे हुए हैं, ये अपनी भद्द पिटने से बचा रहे हैं। जब 2017 के अंदर इन्हीं के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या किया था तो साल भर से ज्यादा इनकी राजनाथ संघ की सरकार रही है और सारी समीकरणें खुल करके आई थी। 5 महीने तक वो भागा रहा था और इनका संरक्षण प्राप्त था। उसने अपने शर्तों के साथ वो समर्पण किया और उसके बाद आपको मालूम है कि सीआरपीसी के अंदर केवल 3 महीने के अंदर ही या 3 महीने के अंदर चार्जशीट लगानी होती है और पुलिस ने ऐसा अन्वेषण किया कि वो तुरंत बाहर आ गया। आखिर इन्हीं की सरकार में उसके हौसले क्यों इतने बुलंद होते हैं कि वो इतने गंभीरतम अपराध करते हैं? भारत का इसके इतिहास में इतना गंभीरतम अपराध अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक को छोड़ दिया जाए तो नहीं घटित हुआ है और इनकी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तमाम लोगों के साथ फोटो, यहाँ तक कि कानून न्याय मंत्री इनके हैं, उनके साथ फोटो वायरल रही है। आप हमें बताइए, इतना जघन्य अपराध करने के बाद बिना क्या सत्ता के रक्षण के वो मध्य प्रदेश जाएगा? सबसे बड़ी चीज है कि घटना के दिन के 2 दिन तक वो शिवली थाना में ही इन्हीं के अनुसार छुपा रहा और इनकी पुलिस उसको खोज नहीं पाई।
फिर वो बस पकड़ा और आनंद विहार गया, जहां दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की, वहां से निकला और वो हरियाणा गया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस, और अब अंत में वहां से 775 किलोमीटर दूर उज्जैन के नगरी में गया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और देख लीजिए कि उसके जिस दिन उसने आत्मसमर्पण किया मंदिर में, उस समय एक दिन पूर्व रात में 10 बजे रात में इनके एसएसपी और जिलाधिकारी मंदिर गए थे, सुनियोजित था। एसआईएस जो सिर्फ कंपनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं आरके सिन्हा साहब, उनकी ये कंपनी है जिसके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया। कहा मैं हूँ कानपुर का विकास दुबे। और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस के 4 जवान वो लेकर के गए थे और इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जहाँ ट्रांजिट रिमांड पे ये यूपी ला रहे थे। मीडिया वाले पीछे पीछे आ रहे थे, मीडिया को रोक दिया गया। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, देखिए देश के संविधान से बड़ा और देश के कानून से बड़ा कोई भी चीज नहीं हो सकता है। बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ कि हर जगह कानून की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उन्होंने जानबूझ करके ये एनकाउंटर किया, क्योंकि अगर वो जिंदा बचता तो वे इनके सत्ता पोषित लोगों का, जो सांसद थे, जो इनके मंत्री थे, जो भाजपा के विधायक थे, बता दी आपने पूरी कहानी। माँ झूठ बोल रही है, इस वजह से ये माँ झूठ बोल रही है। पहले ही से कह रहे हैं उसको जिंदा पकड़िए। कपिल श्रीवास्तव, कि ये हथियार किसका था। कपिल श्रीवास्तव, माँ झूठ बोल रही है, सपा में था वो, माँ कहती है 100% झूठ बोल रही है। 2017 के जो वीडियो वायरल हुआ है, क्यों झूठ बोलेगी उसकी माँ, उसका बयान हो रहा था, क्यों झूठ बोलेगी कि हमको भारतीय जनता पार्टी कपिल श्रीवास्तव, उसकी माँ झूठ क्यों बोलेगी, इसलिए बोले क्यों झूठ बोलेगी उसकी माँ। उसकी माँ तो ये कह चुकी है एनकाउंटर कर दो उसका, बोल चुकी है पहले ही। भारतीय जनता पार्टी जब वो 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके भागा तो उसकी मां ने ये कहा कि उसका एनकाउंटर कर दो, और अब वो कह रही है बीजेपी में नहीं था, सपा में था। अगर उसकी मां ये कह रही तो उसका सीधा सीधा कारण है कि उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी बद पिटने से बचाने के लिए बिना किसी सबूत के ये बात कहलाई है। और उसका पिता तो एक मिनट, उसकी मां ने क्या का बयान सुनवाते हैं हमारे पास। जो बयान दिया दुबे की मां ने, वो बयान आपको सुनवाते हैं, तब आपको पता चलेगा ये बीजेपी कहलवा रही है, ये बसपा कहलवा रही है, ये सपा कहलवा रही है, कांग्रेस कहलवा रही है। ये आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है मां ने क्या सुन लेते हैं। सुनवाइए, सुनिए उसकी मां ने क्या कहा, कैसे जानकारी हुई, पूरी बात सुनिएगा, फिर बात करते हैं आपके साथ। हम तो डारी हाथ दो रोज सोचा तो हम देखते जान टीवी और 2 रोज से बीतल लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाती है। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, मुझे उनके तो बहुत आदमी है उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें। कपिल श्रीवास्तव, उसकी मां ने कहा उसकी ससुराल है, ये बात झूठ है क्या? एक मिनट, एक सवाल का जवाब लूंगा आपसे, ये बात झूठ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे आप एक सवाल का कामा भाई पुलिस का जवाब ले लीजिए। हाँ, पहला सवाल ये, ससुराल है मध्य प्रदेश में, झूठ है क्या? पत्रकार हैं, सुन तो ले। अरे सर, मैं आऊंगा ना आपके पास, पूरी बात सुनूंगा आपसे। मैं बीजेपी से वैसे सवाल कर रहा हूं जैसे आपसे कर रहा हूं, घबराए नहीं आप। पहला सवाल ये, ससुराल, एक मिनट, ससुराल है, झूठ है क्या? मध्य प्रदेश में ससुराल है, झूठ है क्या? दूसरा सवाल,
दूसरा सवाल, वो कह रहे हैं सरकार जो करेगी वो करेगी, बड़ी सरकार है, सरकार जो करेगी वो करेगी, बहुत आदमी है उसके, वो करेंगे जो कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत आदमी है, पुलिस है उसके आदमी है, और इस वक्त वो बीजेपी में है नहीं, सपा में है। पुलिस ऐसे बयानों का आधार मानती है, आप भी जानते होंगे। अगर उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है तो पुलिस बयानों पर काम करती है, और जो बयान उसकी मां ने दिया वो इस बात का प्रमाण बन सकता है पुलिस के लिए कि वो इस वक्त सपा में था। क्या जवाब आपके पास, अगर मानसिक स्थिति ठीक है विकास की मां की? शमशेर सिंह जी, ये प्रश्न मुझसे है? आपसे कपीश जी। बहुत अच्छी बात। हाँ, बीन एडवोकेट, मैं क्रिमिनल साइट ही देखता हूँ। ठीक है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, पुलिस के 161 के बयान पे माननीय न्यायालय भी कोई संज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि पुलिस किस तरीके से प्रेशर में काम करवाती है और करती है, और उसके जो बयान आते हैं केस डायरी पे, वो जब तक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बाद प्रतिपरीक्षा नहीं होती है तब तक उसकी बयान पे कोई भी संज्ञान माननीय न्यायालय नहीं देती है। दूसरी चीज आपको बता दें, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहां जहां कार्रवाई योगी सरकार जिस तरीके से कर रही है, वो जो भी बयान चाहेगी उसकी मां से करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि शमशेर साहब कल से हमारी पार्टी में हैं, तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि आप हैं। अगर हैं तो प्रमाण दीजिए कि क्या है, जिस तरीके से हैं। देखिए, उसके पिता तो सीधे कह रहे हैं कि उसको भाजपा के विधायकों का संरक्षण प्राप्त था, वो भारतीय जनता पार्टी का के लिए काम कर रहा था। अभी आप देखिए, जो जय वाजपेयी पकड़े गए हैं और जो अंशुल अवस्थी पकड़े गए हैं, वो उनके रसूख के तार कहां से जुड़े थे? वो तो अपर मुख्य सचिव के बिटिया की शादी में शामिल होते हैं। ऐसे रसूखदार वाले लोग हैं। तो देखिए, अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो इतना गंभीर अपराध करने की हिमाकत आज तक किसी ने नहीं की है, और कोई नहीं करता। उसको यहाँ तक का संरक्षण प्राप्त था कि हम तुम्हें भगा ले जाएंगे। हमें आप शमशेर सिंह जी, परिस्थिति जनित एविडेंसेस को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। वो क्यों भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ही गया, वो कहीं किसी प्रदेशों में क्यों नहीं गया? वो क्यों जाकर के उज्जैन के मंदिर में शिवराज सिंह जी की सरकार, जहां पर व्यापम का इतना बड़ा घोटाला, जहां 51 लोगों की हत्या इसमें कर दी गई, ठीक है, सरकार आज तक एक मामला नहीं सामने आया। चलिए, आपका ये कहना है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त था विकास दुबे को, लेकिन अब उस विकास दुबे का एनकाउंटर इसलिए कर दिया गया कि उससे बहुत सारे राज फास हो सकते थे। ठीक है, हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं, पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी सरकार में। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी जयप्रकाश जी, पूरा मामला सबके संज्ञान में, आपको भी बताने की जरूरत नहीं होगी। सपा जांच की मांग कर रही है, भली बात, कांग्रेस जांच की मांग कर रही है, बीएसपी जांच की मांग कर रही है, जनता की भावनाएं कह रही है ठीक हुआ। हेलो जी, सुन पा रहा हूं सर आपको, बोलिए। हाँ बोलिए। कांग्रेस जांच की बात कर रही है, बीएसपी जांच की मांग कर रही है, सपा जांच की मांग कर रही है। जनता की प्रतिक्रिया ये है कि भावनात्मक लिहाज से देखें, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये न्याय हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं एनकाउंटर होना चाहिए था। जयप्रकाश सही बता रहे हैं। अगर कांग्रेस न्याय जांच की मांग कर रही है तो सही है, क्योंकि इसके तार जो है तमाम आईएएस, आईपीएस और बीजेपी सरकार में मौजूद कई मंत्रियों से जुड़े हुए हैं। अभी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी फोटो वगैरह दिखाई दे रही थी, तो इसके तार तो जुड़े हुए थे। ठीक है, सरकार अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। जयप्रकाश जी, फोटो सबूत होती है किसी भी पार्टी के साथ, फोटो नेता की आ जाना, कोई भी व्यक्ति फोटो खिंचा ले, मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो जाऊं तो मैं बीजेपी में हो जाऊंगा क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। अरे भाई, भगवती बाबू जो इनके हैं, जब राजमंत्री को मारा था इनके राजनाथ सिंह जी की सरकार में, तो उसके लिए धरने पर बैठे हुए थे। ठीक है, भगवत गीता सुनाने जाता था क्या? श्रीमद भागवत सुनाता था क्या? अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर वहाँ की पुलिस ने सौंप दिया, ठीक है, अपराधी था, मर गया, मार दिया गया, जैसे भी मरा मर गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इस देश की न्यायपालिका का कोई अस्तित्व है? इस देश में मानवाधिकार आयोग का कोई अस्तित्व है? सजा देने का अधिकार पुलिस वालों को कब हो गया?
आप बता दीजिए। आपको क्या पता ये पुलिस ने सजा दी है कि अपने बचाव में किया है? आपको जानकारी है इस बात की? पुलिस तमाम अधिकारियों और नेताओं का राज न खुले उसको छुपाने के लिए इसका इनकाउंटर कर दिया। ये आप लिख के देंगे इसलिए इनकाउंटर हुआ? और क्या इनकाउंटर नहीं हुआ तो और मैं क्या पूछ रहा हूँ हुआ? आपसे, ये सारी चीजें आप लिखित में दर्ज कराएंगे कि इसलिए मार दिया गया? भाई वो कांग्रेस लिखवाएगी? इस तरह से कैसे गाड़ी पलटी है? कांग्रेस लिखवाएगी? मैं बीजेपी से पूछूंगा। कांग्रेस लिखवाएगी तो बीजेपी से पूछेंगे। आप बताइए, ये सब आप लिखित में देंगे? कांग्रेस पार्टी पहले यही बताइए कि हमको एक चीज बता दीजिए भाई साहब कि अगर एक्सीडेंट होता तो उसी तरीके से एक्सीडेंट होगा क्या? सर अगर मगर से काम नहीं होता ना, सबूत पे बात होती है। अगर मगर से अगर कुछ हुआ होता तो इस दुनिया में बहुत कुछ हो गया होता। कानून सबूत मांगता है, पुलिस सबूत देगी। तो आप लोगों का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आप लोग क्या लिखित में देंगे? आप करवाएंगे न्यायिक जांच की मांग को लेकर? आप रखेंगे प्रकरण? कांग्रेस रखेगी? बीएसपी रखेगी? कांग्रेस रखी रही है। कांग्रेस ने तो बोल ही दिया है। हाँ बोला ना, अपराधी कांत हुआ ठीक है। हाँ लेकिन न्यायपालिका का भी कुछ अस्तित्व है इस देश में। मानवाधिकार का कोई अस्तित्व है? वो अपराधी था। वो मानवाधिकार तब कहाँ चले गए थे जब 8 पुलिस वालों को घेर कर दर्जनों लोगों ने मार डाला? तब मानवाधिकार कहाँ गए थे? ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ जयप्रकाश जी आपसे, मानवाधिकार तब कहाँ गए थे जब 8 शहीदों के शव माँ बाप की आंखों के सामने पड़े थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे? तब मानवाधिकार कहाँ गए थे? जिन मानवाधिकारों की आप बात करते हैं वो मानवाधिकार तब कब मर जाते, तब कैसे मर जाते हैं जब किसी माँ बाप के सामने उसके बेटे की लाश पड़ी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, किसी की बेटी की लाश पड़ी है जिसका रेप करके उसको जला दिया गया, तब मानवाधिकार कहां मर जाते हैं? आप हमको बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मानवाधिकार तब कहां चले जाते हैं? आप लोग मानवाधिकार की बात लेकर खड़े हो जाते हैं। उन मानवाधिकारों का क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था? उनके बच्चों को पापा कहने का अधिकार नहीं था? बीवी को अपना पति कहने का अधिकार नहीं था? मां को बेटा कहने का अधिकार नहीं था? तब ये मानवाधिकार कहां चले जाते हैं? शमशेर जी पूरी बात सुनिए। बताइए आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे। पुलिस महकमे में जब गद्दार छुपे हुए थे, चाहे विनय तिवारी थे, अनंत देव तिवारी, कौन गद्दार थे? वो 8 गद्दार थे जो मारे गए, वो गद्दार थे? वो गद्दार नहीं थे। उन गद्दारों को सजा दी, वो गद्दार ढूंढकर सजा दी जानी चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। उन गद्दारों को सजा देनी चाहिए जिन्होंने इन 8 पुलिसकर्मियों को शहादत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन मानवाधिकारों की बात तब भी होनी चाहिए जब 8 लोग मर जाते हैं। माँ की सामने, माँ की आंखों के सामने बेटा पड़ा है, एक जवान बेटा जिसका बेटा दुनिया में नहीं है। मानवाधिकारों की बात होनी चाहिए, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इन मानवाधिकारों की बात भी होनी चाहिए जब जवान बेटा किसी का उसकी माँ की आंखों के सामने पड़ा है, वो रो रही है, कुछ नहीं कर सकती। सुन लीजिए, बोलिए, एक बात सुन लीजिए। ठीक है। मैंने पुलवामा का भी देखा है, आज तक कोई जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 45 जवान शहीद कर दिए गए थे। दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड है। सरकार आई आपकी? सरकार आई आपकी? आपने खूब सवाल उठाए, आपने खूब सवाल उठाए पुलवामा अटैक के ऊपर। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, लेकिन कांग्रेस के सवाल पर किसी ने यकीन नहीं किया। कांग्रेस के सवाल पर किसी ने यकीन नहीं किया। सर हम सब जानते, हमारा यकीन, सुनिए जयप्रकाश जी, हमारा यकीन कानून व्यवस्था से, न्यायिक प्रणाली से उठ गया है लोगों का, इसलिए लोगों की भावनाएं काम करती हैं। और 40 जवान शहीद होते तो भावना में बहकर लोगों ने बीजेपी को चुना, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? आपने सवाल किया, कुछ मिला आपको? कुछ मिला आपको? भाई साहब जब इस बेईमान चुनाव आयोग यहाँ बैठा हुआ है, न्यायपालिका नगण्य हो गई है, इस देश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कब से हो गई है? कब से हो गई है जयप्रकाश जी? कब से हो गई है? ये न्याय प्रणाली, जिस न्यायिक व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो न्याय प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था कब से नगण्य हो गई है? कितने साल से हो गई है? 5 साल से, 10 साल से, 20 साल? सर न्यायिक प्रणाली के ऊपर लोगों को भरोसा तब भी नहीं था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। न्याय प्रणाली पर, यानी आप हमारे सुप्रीम कोर्ट पर, हमारे हाई कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? मैं ये जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। यानी आपको दिल्ली दंगे पर दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने वाला जज का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ बीजेपी के विधायक और मंत्री सरेआम गोली मारने की चेतावनी देते हैं। कहा गया था कानून? मर गया था, न्यायपालिका मर गई थी, मानवाधिकार शर्मसार हो रहा था।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप जयप्रकाश जी को लिए शिवांग रस्तोगी, सुन रहे जयप्रकाश जी को? हाँ शिवांग जी जवाब दीजिए। ये शमशेर भाई, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब शपथ ली थी तो ये तय कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के साथ अपनाई जाएगी और उसके अंतर्गत ये भी होगा, जो भी अपराधी होगा या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या वो जो है ऊपर जाने के लिए तैयार रहे। इसी नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर अपराधियों को उसकी सही ठिकाने पर पहुंचाने का बिना जांच पड़ताल के ठिकाने पहुंचाएंगे सर? अपराध करेगा बिना जांच पड़ताल के ठिकाने पहुंचाएंगे या फिर उससे पहले पूछताछ होगी? ये तय है शिवांग जी, बिना पूछताछ के ठिकाने लगाएंगे या उससे पहले कुछ पूछताछ भी होगी? नहीं, बिल्कुल पूछताछ होगी। उसके खिलाफ जब पूरे एविडेंस मिल जाएंगे और अपराधी इस प्रकार का कृत्य करेंगे कि केवल पुलिस वालों को जो है नुकसान पहुंचाकर भागने की कोशिश करेंगे, तो इसी प्रकार का जो है इस्तेमाल किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस खूंखार अपराधी को मारने का काम किया है। देखिए, बिल्कुल न्यायिक जांच की जो मांग कर रही है समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी, हमेशा से अपराधियों को संरक्षण दाता रही है और ये हमेशा से अपराधियों को जो है अपराधी के खिलाफ संसद का रिकॉर्ड बता दूं शिवांगी जी, संसद भवन का रिकॉर्ड बता दूं, 233 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर उनके ऊपर जांच चल रही है और 2019 की लोकसभा में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले नेताओं को चुना गया है संसद में। आप ये बातें करके, ऐसी बातें करके आप ये बच नहीं सकते सवालों से। संसद भवन में सबसे ज्यादा अपराधी 233 बैठे हैं इस वक्त और उनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा है क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा हैं। आपराधिक छवि के लोग बैठे हैं 233, 2014 से ज्यादा। सुनिए, 2004 में कम थे, 2009 में ज्यादा हुए, 2014 में उससे ज्यादा और 2019 में उससे भी ज्यादा। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विकास दुबे ने किया है वो वाकई में एक जो है बहुत ही खूंखार काम किया है। उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है। रही बात माननीयों पर जो भी चल रहे हैं, उनकी अपनी जांच चल रही है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत उनकी जांचें चल रही, सब चल रहा है। इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि विकास दुबे एक बहुत बड़ा 75% तो ऐसे मामले हैं, इनमें से 75% तो वो मामले हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध हैं, हत्या, बलात्कार, ऐसे मामले दर्ज हैं 75% लोगों पर। ऐसे लोग भी जाएंगे संसद में। राजनीतिक द्वेष भावना से ये सब मामले होते हैं। इसमें ज्यादा विषय पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सर, आपने सवाल किया, आपने कहा कि सपा ने संरक्षण दिया, आपने कहा शिवांग जी सपा ने संरक्षित किया ऐसे लोगों को जब इनकी सरकार थी, तो मैंने आपसे इसलिए पूछा ना कि आपकी पार्टी तो सेंटर में है और वहां पर सबसे ज्यादा। अब आप जब ऐसी बातों पर आएंगे तो आपको फिर वो सवाल भी सुनने पड़ेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं, आपकी पार्टी पर सवाल खड़ा करते हैं। ठीक है कपीश जी, आपने संरक्षण दिया, मैंने सवाल किया था अभी बीजेपी से, आपने वो भी सुना होगा। संसद में बैठे हैं ऐसे लोग। देखिए, राजनीतिक सूचिता तो ये कहती है कि इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है। मोदी सरकार 6 साल से है, अगर इनकी मंशा अच्छी हो तो बनावे और जो दल इनका साथ न दे उस समय तब उसको भी दोषी ठहरा दीजिए, लेकिन चुनाव के रिफॉर्म्स करने होंगे तब इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी। 2017 के अंदर हमारी पार्टी के मुखिया बोल देंगे बात, आपकी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो बोल देंगे बात, जब वो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, बोल देंगे वो बात। शमशेर जी, अगर आप उस प्रकरण को भी समझते होंगे कपीश जी जो मैंने पूछा है सवाल। नहीं शमशेर जी, आपने जो टिप्पणी की है, फिर अब हमको थोड़ा समय दे दीजिएगा। लीजिए समय। जिन शब्दों का प्रयोग आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए किया है कि बच्चों से या लड़कों से गलती हो जाती है, ये आपने कभी इसको जोड़ने की कोशिश की और ठीक कहां से आया है ये? आपको याद होगा कि जब दामिनी का केस हुआ था तो उस केस के अंदर 2 बातों पर आयोग का गठन किया गया था, जस्टिस वर्मा आयोग। उस आयोग में 2 बातों की बात थी, एक तो ये कि इसमें क्यों ना मृत्युदंड कर दिया जाए बलात्कार के अंदर, और दूसरा ये कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जो बालकों की उम्र है वो क्यों ना अब कम कर दी जाए क्योंकि ये जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। इस पर जब आत्मंथन चला था
और सारे पूरे भारत से सुझाव मांगे गए थे। उसमें भाजपा के भी बड़े बड़े नेता, उसमें सुषमा स्वराज नहीं रही, अरुण जेटली नहीं रहे, उन लोगों ने भी दिया था और उन लोगों ने इसका विरोध किया था कि नहीं, कि अगर हम अगर हम इसमें फांसी की सजा कर देते हैं तो विक्टिम कभी बलात्कार के आरोप में नहीं बचेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चों के लिए समय है वयस्क होने का, वो उसको ही रहने दिया जाए। जस्टिस वर्मा आयोग ने इस बात को कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपराध की प्रवृत्ति को नहीं समझते हैं और जो अपराध की प्रवृत्ति नहीं समझते हैं उनको बालकों में ही शामिल रखना चाहिए, यानी उनकी गलती पर उनको सुधार गृह भेजना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए उनको था, पेनाल्टी देनी चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए था जस्टिस वर्मा आयोग की बात को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की ऐसा ही बोलना चाहिए था ना कि ऐसे लोगों को सुधारा जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा आयोग को कोर्ट किया था जिसको जानबूझ करके हटा दिया जाता है। खैर वो बात रहने दीजिए। मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने सारे राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श पेश किया। हमने अपनी सरकार की आहुति दी 2017 के अंदर, लेकिन हम लोग ने मुख्तार अंसारी और बड़े बड़े जो गुंडे थे उनको अपने पार्टी में नहीं आने दिया और हटा दिया। उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी त्याग किया है। और आज के डेट में मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर खुद ही 302 और 307 के मुलजिम हैं और उनके जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन पे भी हत्या का मोहम्मद गौस का रहा है और साथ ही साथ कई अपहरण और पशु तस्करी में उनका नाम रहा है। ऐसे लोग सत्ता के मुखिया बन के बैठे हैं, जो गृह मंत्री हैं वो कभी तड़ीपार रहे हैं, तो आप ऐसे पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सारा संरक्षण इनका प्राप्त था। 2 वर्ग भेद जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित लोग थे, ये आपसी लड़ाई का परिणाम है। विकास दुबे एक ने बचाया है, राहुल गांधी पर, मरवाया है, सोनिया गांधी पर कोई आरोप नहीं लगा है कि इनकी पोल पट्टी ना खुलने पाए। क्या मुलायम सिंह पर या और तमाम पार्टी के नेताओं पर या कांग्रेस के ऊपर ऐसा कोई आरोप कभी नहीं लगा जो आरोप आप लगाने की बात कर रहे हैं? 302 का मुझे बता दीजिए कौन सा लगा? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि कोई आरोप नहीं लगा। आरोप तो आरोप होता है सर। मैं कह रहा हूं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे नहीं लगा, मेरे संरक्षक पे नहीं लगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं नहीं लगा, और जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था उसमें चार्जशीट तक नहीं ला पाई सीबीआई। 6 साल से इन्हीं की सरकार चल रही है। मैंने इसलिए पूछा ना सर, कोई आरोप नहीं है? बिल्कुल 302 307 के नहीं है सर। ये तो छोटा बड़ा हो गया ना कि मेरे ऊपर छोटा आरोप है, तेरे ऊपर बड़ा आरोप है। अरे नहीं सर, नहीं। आईपीसी के अंदर जो धाराएं लगती हैं और जो सजाएं होती हैं और जो विचारण होता है संज्ञेय और असंज्ञेय होता है, जो समनीय और असमनीय होता है, मैं लीगल तरीके से आपके सामने बातें पेश कर रहा हूँ। आप जो कानूनी बात आप कर रहे हैं, यानी ये तो ये हो गया कि मेरे ऊपर इतने बड़े आरोप नहीं जितना तेरे ऊपर है। मेरे ऊपर आरोप है ही नहीं इस तरीके के। मैं वही बात कर रहा हूँ। ना अपहरण का मामला है, ना बलात्कार का मामला है, ना हत्या का मामला है, ना हत्या के प्रयास का मामला है, ना लूट का मामला है, ना डकैती का मामला है। और राजनीतिक मुकदमे अगर बकरी चोरी के किसी पे लगाए जाएं, भैंस चोरी के लगा दिए जाएं, पुस्तक चोरी और फर्नीचर चोरी के लगा दिए जाएं, तो वो मामले नहीं होते। माननीय मायावती जी ने 200 मुकदमे माननीय मुलायम सिंह यादव जी पे दिया था, वो सब राजनीतिक मुकदमे थे। एक दिन के अंदर 200 FIR हो सकती है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो जानना चाह रहा था आपसे कि जो आप बात करें कपीश जी, ऐसी बातें मैंने पूछा ना, मैंने पूछा बीजेपी से। आपके पास आने से पहले बीजेपी से मेरा यही सवाल था कि इस तरह से आप बात करते हो सपा पर आरोप लगाने की। सपा ये कहती कि हमारे ऊपर ऐसे आरोप नहीं जैसे आपके ऊपर आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप क्या बात कर रहे हो। मैंने ये भी पूछा कि संसद में जो इस वक्त सांसद बैठे हैं वो, चले इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से विकास के एनकाउंटर के बाद नारेबाजी हुई है। राहगीरों और ग्रामीणों ने नारे लगाए हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। जिस भावना की हम बात कर रहे थे वो ये भावना आप देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे हम आपको। ये खबर फास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त।
तस्वीरों के माध्यम से आप खुद अनुमान लगाएं कि जिस तरह से दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर के बाद लोगों की भावनाएं किस तरह से जन्म ले रही हैं और वो मीडिया के कैमरे के सामने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो एक ही बात सबके जहन में उभरती है कि जो इसके साथ हुआ क्या वो सही हुआ कि गलत हुआ, और अगर सही हुआ तो फिर ऐसे में जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है जांच के, वो जांच पर लोगों को संदेह पैदा हो जाता है, तब इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो कानपुर में विकास के एनकाउंटर के बाद नारेबाजी हुई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और उन घटनाओं के बाद जब उस पूरे मामलों के आरोपी रहे, उन आरोपियों को एनकाउंटर किया गया तो लोगों ने फूल बरसाए, लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। ये क्या संकेत कर रहा है कि जिस 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हम रहते हैं वो 21वीं सदी का हिंदुस्तान न्यायिक रूप से अपने आप को सक्षम समझता है, कानून व्यवस्था पर वो भरोसा करता है, और अगर भरोसा करता है तो फिर क्यों जांच से पहले लोग नारे लगा रहे हैं? ये क्या संकेत कर रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाता हूं मैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आपने सुना इन नारों को, ये वो जुबान है जो मीडिया के सामने खुलकर आ रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। आप लोग ठीक है जांच की मांग कीजिए, आपका अधिकार है, और ऐसे मामलों की जांच की जो आप बात कर रहे हैं वो अगर उसमें कोई संदेह नजर आता है तो जांच होनी भी चाहिए, लेकिन ये नारेबाजी क्या कहती है सर? हिंदुस्तान की जनता बड़ी भोली भाली होती है। अनेरो अंग्रेज यहाँ पे 100-150 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के नहीं रखे थे। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अभी तमाम अपराधी रिकॉर्ड देखे जा रहे थे, पंडित नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक और श्रीमती सोनिया गांधी तक क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में हैं, वहीं पे है, उनका कार्य क्षेत्र है। पैदा तो मान लीजिए गढ़वाल वगैरह में हुए हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी का देख लीजिए, और इनके तमाम नेताओं को देख लीजिए। कांग्रेस के भी राहुल जी का रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर इन लोगों के ऊपर कोई आरोप होता तो ये सरकार जेल में नहीं डाल देती, डाल देना चाहिए। अगर अपराधी है तो, कोई अपराध अगर मिलता है तो इस देश को आप डिक्टेटर तरीके से, मुसोलिनी के तरीके से या हिटलर के तरीके से नहीं चला सकते हैं। देश की जनता पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं है। आप इन्हें कहा भोली है, भोली है जनता, जान लीजिए। सर आपने भोली कहा। अरे भाई, इस देश की जनता को 15 लाख के चक्कर में तो जेपी जी संघियों ने वो तो नाथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्यारा है, वो जिसको आप जुमला कहते हैं, उसके बाद फिर चुनाव हो लिए सर। नहीं हम पता है, उसके बाद फिर भी चुनाव होना जेपी सर। ये 20 लाख करोड़ भी जुमला है। जो ये अप्रवासी मजदूर आ रहे थे पलायन करके भाग करके अपनी जान बचाने के कोरोना काल में, उनके ऊपर फूल की वर्षा की जा रही थी, वो भी जुमला है। जब जुमले पे सरकार चल रही है तो ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, इसको मान लीजिए। कम से कम इससे पहले तमाम सरकारें थी, कल्याण सिंह जी की पहली सरकार जो बहुत अच्छी सरकार थी। उस समय के IAS IPS बड़े अच्छे होते थे, काफी उसमें से रिटायर होकर के चले गए। आज जब तक पुलिस महकमे में अनंत देव तिवारी जैसा, विनय तिवारी जैसा और तमाम काफी अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो नेता हैं, अगर इस तरह से रहेंगे, मुख्तार को क्या विधानसभा आना चाहिए? अफजल को लोकसभा पहुंचना चाहिए? ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा पहुंचना चाहिए? पहुंचते हैं सर। आप बता दीजिए कि जब पूछता हूँ, जनता का टेस्ट 500 रुपए और एक पौवा शराब में बिकते हैं, जिस देश की जनता बिकती है, जनता पर तो इस तरह का नारा नहीं लगा सकती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर जनता के ऊपर। ये जनता आपको सुन रही है। आप जनता को ये कह रहे हैं कि पौवे में 500 रुपए में बिकती है। आप पूरे देश की आवाम को इसको लेकर खड़ा कर रहे हैं। सर जेपी जी, आप पूरे देश की जनता पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। एकदम मैंने देखा है भाई। सर आप देखी हुई बातों को यकीन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपने क्या सबको देखा है?
आपने क्या 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखा बिकते हुए 500 रुपए पर, कौवे पर? जिस देश की जनता, जिस देश कैसी बात करते हैं जयप्रकाश जी आप? कैसी बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं आप? आपको सुन, आपकी इन्हीं बयानों के चलते आप लोगों की किरकिरी होती है। आपको जनता सुन रही है इस वक्त। उनके वोट को खरीद करके। ठीक है, 1 मिनट मेरे साथ एक कपीश श्रीवास्तव, आपके पास आऊंगा मैं। इससे पहले कपीश जी, सुना आपने जयप्रकाश जी को कह रहे जनता पौवे में बिकती है, 500 में बिकती है, कांग्रेस का बयान है। कपीश श्रीवास्तव जी जी सुना आपने? 500 रुपए में जनता बिकती है, पौवे में बिकती है, ये कहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं है, मेरा निजी बयान है। सर अब आपने निजी बयान कह दिया, आप कांग्रेस में नहीं है क्या? देखिए, मैं एक चीज से इनसे इत्तेफाक करता हूँ, बाकी चीजों से इत्तेफाक नहीं करता। मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी देश की जनता भोली भाली है और उसको तरह तरह के सपने दिखा करके, प्रलोभन दिखा करके, सारी पार्टियां, अच्छा भविष्य दिखा करके, सारी पार्टियां, सवाल सर, सारी पार्टियां क्या? क्या सारी पार्टियां? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। सारी पार्टियां, ये तो माना कि सब ऐसा ही करते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, सुन तो लीजिए, सारी पार्टियां क्या करती हैं और ये क्या करते हैं, मैं वो कहने जा रहा हूँ। आप अपने शब्द हमारे मुंह में ना डालें। जो घोषणा पत्र होता है वो भारतीय जनता पार्टी का उठा लीजिए और एक समाजवादी पार्टी का भी उठा लीजिए। हमने जो घोषणाएं की वो लागू की, काम बोलता था, तो आज भी उत्तर प्रदेश में काम बोल रहा है। आप पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अपने रिपोर्टरों से भी जानते होंगे इस चीज को कि आज तक योगी सरकार ने अगर विकास का कोई फीता काटा है तो वो समाजवादी पार्टी के ही रिजिम का फीता काटा है। आज भी गोरखपुर शहर के अंदर माननीय योगी जी की कर्मभूमि है और मैं भी गोरखपुर शहर से ही आता हूँ। यही मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के अंदर 500 का स्पेशल वार्ड जो है वो बंद करके 500 बेड का तैयार है, लेकिन वो 2022 का समय अभी ढूंढा जा रहा है कि जब चुनाव आ जाएगा तो काटेंगे। तो ये इनके करनी और कथनी है। कांग्रेस की इस बात से एक सवाल मेरा, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश की जनता, जो जयप्रकाश जी ने बोला, व्यक्तिगत बयान मान लेते, चलिए क्या जयप्रकाश जी के इस व्यक्तिगत बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि 500 रुपए में और शराब के पौवे में देश की जनता वोट देती है, बिक जाती है? देखिए, अब इन्होंने देखा होगा, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। ठीक है, शिवांग रस्तोगी जी। ठीक है सर, मुझे कार्यक्रम संपन्न करना पड़ेगा सर, मुझे। ठीक है कपीश जी, मैंने सबको बराबर मौका दिया और जो सवाल जिससे मुझे पूछना चाहिए था, जैसा मैंने लगा मैंने पूछा। शिवांग रस्तोगी जी, ये आरोप आप पर लग रहे हैं, आपकी पार्टी के मुखिया के ऊपर, यूपी के मुखिया के ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं और इनका कहना कि हमारे ऊपर तो छोटी छोटी धाराएं हैं। बिल्कुल गलत है ये, और किसी प्रकार की कोई भी धाराएं सरकार की नहीं लगी है। और राजनीतिक जो इस भावना से समाजवादी पार्टी की सरकार जब पिछली बार थी, उसका विरोध करना, उसकी नीतियों का विरोध करना, उनके अपराधियों का विरोध करना, अगर इस प्रकार की अगर धाराएं लगाना है तो हमें भी वो मंजूर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उस अपराधी को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए इन्होंने, इनकी 5 वर्ष सरकार लगातार रही प्रदेश के अंदर। 12 से लेकर 17 तक ये सत्ता में रहे। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसको बचाने का काम करते रहे। अगर उसको सर ये आप पहले बहुत बार बता चुके हैं सर, आप नई बात बताइए सर, कोई नई बात बताइए, कोई ये बात आप बहुत बार बता चुके हैं, सपा का संरक्षण मिला, बसपा का मिला, नई बात बताइए सर। देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इनके 500 रुपए वाली बात कही है, बिल्कुल निंदनीय है। इससे इतना घटिया बयान इस प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जो दिया जा सकता है, इतना घटिया, इतनी घटिया। सर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मैंने शुरुआत उस चीज से की थी कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्या लोगों का न्यायिक प्रणाली से, व्यवस्था से भरोसा उठ गया, इसलिए लोग इस तरह के काम कर रहे हैं? नारेबाजी आज जो दिखाई दे रही है, लोगों का पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ, पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ कि आज जो घटना घटने के बाद, लेकिन सर न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं, इसलिए नारेबाजी होती है। लोगों को हीरो लगते हैं ऐसे पुलिस वाले जब ये काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। मेरा मानना है कि अपराधी जो है भाग के गया या पकड़ा गया, उसको मध्य प्रदेश की वो अलग विषय है शिवांग जी, वो अलग विषय है। लेकिन जो लोग नारेबाजी करते हैं, फूल बरसाते हैं पुलिस वालों पर, एनकाउंटर करने वालों पर, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं लोग, और वो इसलिए बह जाते हैं क्योंकि लोगों को 25 साल 30 साल तक न्याय नहीं मिलता, न्यायालय के ठोकरे खाते खाते दरवाजे की लोग अपना दम तोड़ देते हैं, इसलिए लोगों की भावनाएं उमड़ती हैं। और ऐसा ही कुछ मुझे इस प्रकरण में लग रहा है। देखिए, न्यायालय की एक अलग प्रक्रिया है और वर्तमान में जो हुआ है,
जो जितना घृणित कार्य हो सकता था उसके लिए अगर इस प्रकार का पुलिस ने जो है कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। चलिए। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो ये कदम उठाने का काम किया है, इससे एक नजीर पेश हुई है कि अगर अपराधी अपराध करेगा, इतने गंभीर अपराध करने के बाद भी तो बच नहीं सकेगा किसी कीमत पर। शुक्रिया शिवांग रस्तोगी जी, कपीश जी आपका भी शुक्रिया, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस हम कर रहे थे, जो एनकाउंटर हुआ इसको लेकर अलग अलग पार्टियां क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यूपी में, उसका यह कहना है कि पुलिस ने जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो परिस्थिति जन्य ये प्रकरण हुआ है जिसके चलते उसका एनकाउंटर हुआ है। सपा, बीएसपी या कांग्रेस वो सब यही कह रही हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। लेकिन तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं जब होती हैं, एनकाउंटर होते हैं, तो हमने हैदराबाद में देखा किस तरह से लोगों ने फूल बरसाए पुलिस वालों पर, एनकाउंटर करने वालों पर, और इसी तरीके से यहां पर भी लोगों ने जो है वो नारेबाजी की है, उत्साह में नारे लगाए हैं कि पुलिस जिंदाबाद। ये क्या इशारा कर रहा है कि हमारी राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ गया है और इस अपराधीकरण को खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये सही लगता है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति, खाकी, बाहुबल, धनबल सब मिला हुआ है, और जब तक ये इससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारे देश में हम स्वस्थ लोकतंत्र की चर्चा नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो बेमानी होगी। अमितेश श्रीवास्तव हैं हमारे ब्यूरो हेड यूपी से जुड़ गए हैं। अमितेश, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है आपको? अभी जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं जिसमें जिनकी संख्या हमको लगता है कि 25 से 30 के बीच में होगी, वो लोग ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ विकास दुबे के साथ वो बेहतर हुआ और उसका जो आतंक था वो था। लेकिन इनकी जो संख्या है वो 25 से 30 के बीच होगी। जो नारेबाजी लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर सबसे ये है कि एक हाई लेवल की जो मीटिंग है वो लखनऊ में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी शामिल होंगे, गृह विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है, सरकार को किस तरह के से जवाब देना है, इस पर भी सरकार के भीतर एक जो रणनीति है वो बन रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार विपक्षी पार्टियों की बात करें सबसे, तो विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। और आज का दिन सुबह से लेकर जब से घटना हुई है तब से देखिए ट्विटर वार चल रहा है। ट्विटर पर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो दौर चल रहा है। तमाम लोग इस घटना को सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग सही मान रहे हैं, तमाम लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये तो तय है कि तमाम ऐसी जो जानकारियां जो विकास दुबे से ली गई हैं वो जानकारियां कैसी रही, विकास दुबे ने किन किन पूछताछ में किन किन लोगों का नाम लिया जो उसके समाचारदाता थे, तमाम ऐसे और बड़े और अहम सवाल हैं जिसका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में पुलिस कलाधिकारी करेंगे और इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो पुलिस कलाधिकारी बिल्कुल मीडिया को देंगे। शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। अब आपको एक ताजा जानकारी और दे दें, विकास दुबे जिसका एनकाउंटर आज सुबह हुआ उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई है। पोस्टमार्टम के लिए विकास का शव ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हैलट अस्पताल से शव को निकाला गया है। विकास दुबे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। हैलट अस्पताल से विकास की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। शव को वहां से निकाला गया है। विकास दुबे की डेड बॉडी, ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी को यहां से निकाला गया है और इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। हैलट अस्पताल से डेड बॉडी को निकाला गया। आपको ये भी बता दें कि सुबह जब एनकाउंटर हुआ तो इस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था जहां उन्हें विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, पोस्टमार्टम के लिए विकास दुबे का शव ले जाया जा रहा है। कोरोना की जांच हुई, सैंपल लिया गया, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव
था कि नहीं, और अगर कोरोना पॉजिटिव विकास पाया जाता है तो फिर यह भी संभावित है कि उसका जो शरीर है, डेड बॉडी जो है, वो परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा। ये खबर फास्ट की खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हैलट अस्पताल से विकास का शव निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया जा रहा है। इस वक्त की ये खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। कमलेश कुमार हमारे संवाददाता हैं कानपुर से, उस अस्पताल के सामने से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, कमलेश क्या जानकारी आपके पास? चले, संपर्क कमलेश से नहीं हो पा रहा है, कमलेश से बातचीत करेंगे। और इस वक्त जो पूरा घटनाक्रम है उसमें अब जो नया मोड़ ही आया है कि ये डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही है। पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो कोरोना की जहां तक बात है, अगर उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो विकास का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि प्रोटोकॉल है, एक तरीके से एक नियमावली है। और उस नियमावली के तहत कोरोना पॉजिटिव का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाता है। अब देखना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए विकास का शव जो है वो ले जाया जा रहा है। कमलेश कुमार हमारे संवाददाता हैं जो इस वक्त वहां पर अस्पताल में मौजूद हैं, पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए। कमलेश, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए शंकर, आपको बताते कि जिस तरह से विकास दुबे का अभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और काफी पुलिस बल तैनात पुलिस के घेरे में उसका पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम हाउस के लिए उसका भेजा गया है। और अगर बात की जाए पूरे क्षेत्र की तो जिस समय लगा क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई थी और लोगों को जानकारी हुई थी कि मुठभेड़ में जो कुख्यात अपराधी है विकास दुबे शहीद हो गया है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो राहगीर है, गाँव के लोग हैं, पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यानी विकास दुबे के मौत के बाद लोगों ने पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। तो ताजा जानकारी हमें हमारे संवाददाता कमलेश कुमार दे रहे थे। विकास का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको और दे दें कि कोरोना टेस्ट हुआ है विकास का, और अगर कोरोना पॉजिटिव वो पाया जाता है सैंपल, तो उसके बाद यह जाहिर सी बात है कि विकास का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव मृत व्यक्ति की जो एक प्रक्रिया है उसके तहत किया जाता है। तो कुछ तस्वीरें आप तो दिखा रहे हैं उज्जैन से कानपुर रवाना, ये सुबह की तस्वीरें। उसके बाद कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब विकास दुबे मारा गया तो उस वक्त ये अस्पताल की तस्वीरें, जहां पुलिस के मुताबिक घायल अवस्था में विकास को हैलट अस्पताल लाया गया और जहां से डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हैलट अस्पताल से विकास दुबे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ये वो जगह है, उस जगह की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये पिस्टल पड़ा हुआ है, खून के धब्बे जो आपको हम पूरे तौर से नहीं दिखा सकते हैं, कुछ हथियार हैं। ये वो जगह है जहां पर विकास का एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पर भी हमला किया, पिस्टल छीला उसने एसटीएफ के एक सिपाही का, और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप ये हुआ। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको हम सुनवाते हैं विकास दुबे के अधिवक्ता ने, वकील ने इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है और क्या कहा है, सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय में विकास दुबे के फेक एनकाउंटर के मामले में रिटन कंप्लेंट ईमेल के द्वारा सबमिट की है। मैंने इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग और सीबीआई की जांच उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, ऐसी मांग की है। मेरी मांग का कारण यह है कि विकास दुबे खुद जाकर के महाकाल के मंदिर में मीडिया के समक्ष में सरेंडर करता है। मेरा बोलने का कारण यही है
क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं और मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। तो इससे यह साबित होता है कि उसका खुद का इंटेंशन भागने का नहीं था। विकास दुबे पुलिस को कोऑपरेट करता है और पुलिस उसको मध्य प्रदेश पुलिस के थ्रू हैंडओवर लेकर के उत्तर प्रदेश लेके जाती है। मीडिया पॉइंट टू पॉइंट हर जगह पर विकास दुबे को फॉलो करती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सुबह में इस घटना घटने के पहले मीडिया को भी उस जगह पे जाने से रोक दिया जाता है और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में 20 से 30 पुलिस वाले वहाँ पे रहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के वेल ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जो कि एक छोटे से अपराधी को जो एक पिस्तौल लेकर के भागने की कोशिश करता है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। जबकि पुलिस वाले इस मामले में लेकर के ऑलरेडी पुलिस वालों ने 2-3 एनकाउंटर पहले भी किए हुए थे और उससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि उसके साथी भी भागने की कोशिश में मारे जा चुके थे। लेकिन पुलिस का पहले से इंटेंशन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस मामले में बड़े बड़े पुलिस के उच्चाधिकारी, बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं। इसके लिए पूरे के पूरे मामले को दबाने के लिए विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। मेरी इस मामले में इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने लेटर लिखा है और उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें उचित कार्रवाई करेगी। आपने ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। अटल बिहारी विकास दुबे का वकील, जिसने इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है और ये कहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। और ये फर्जी एनकाउंटर उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर उनसे पूछताछ होती तो ऐसे बहुत से बड़े नाम, पुलिस के अधिकारी और नेताओं के नाम निकलकर सामने आ सकते थे, जो इस फर्जी एनकाउंटर के चलते अब सामने नहीं आएंगे। ऐसा विकास दुबे के वकील अटल बिहारी का कहना है। चर्चा आगे भी लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।